तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला शहरी जीवन। मेरे लाडला, सबसे पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और सच बताओ मेरे भाई कि अगर आप थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या आप अपने हाथों से मेरे दोस्तों यूं ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम थ्योरी लेक्चर को कंप्लीटली देखें। और मैं थ्योरी लेक्चर को ऐसा बताने वाला हूं मेरे भाई कि इस जमाने में तो क्या अगले 7 जमाने तक आप नहीं भूल पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। आइए दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले जब हम लोग इतिहास स्टार्ट किए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे, तो थोड़ा सा हमें और आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इतिहास किसे कहते हैं। तो आइए मेरे भाई इतिहास शब्द को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का फाउंडेशन क्लासेस। और इस क्लास के अंदर में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस कवर करवाएंगे। और इस क्लास में आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस साल का हमारा एग्जाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होगा क्लास 11 में। और मेरे भाई आप लोगों को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को सारा एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों यहां पे आप लोगों को वीकली टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए मेरे भाई मुलाकात करते हैं क्लास में। कॉपी में लिखिएगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। कॉपी में लिख लीजिए सबको ही, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। दोस्तों हमारे हेरोडोटस चाचा कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो मैं बताता हूं। अरे हेरोडोटस चाचा आप क्या स्टूडेंट्स को समझाओगे? मैं जो समझा दूं ना स्टूडेंट्स एक ही झटका में समझ जाएंगे। तो बोलेंगे बताओ बताओ, अरे पागल से टीचर दिन रात भोगते हो, बताओ तुम इतिहास किसे कहोगे? मैं कहूंगा बताए हेरोडोटस चाचा, मेरा मेहरारू किसी के साथ फरार हो गई। हाँ, और मेरा 10 साल का रिलेशन था, हम लोग 10 साल से हस्बैंड वाइफ थे, और आज मेरे मेहरारू किसी के साथ 9-2-11 हो गए। और ये सारे घटना मैं अपने दोस्त को सुनाया, कहा रे भाई 10 साल तक हम लोग साथ रहे, लेकिन आज तक मैं जान नहीं पाया वो औरत कैसी थी, और पता नहीं यार क्या ऐसी चीजें देखी मेरे अंदर में, कौन से ऐसे बातें सुनी हमारे अंदर में जिस कारण से वो मुझे छोड़कर चली गई। भाई क्या ऐसा सिचुएशन आ गया हमारे घर पे, वो चाहती तो मुझे बता सकती थे। तो मैंने उनको कहा हेरोडोटस चाचा, जब हमारी वाइफ थी हमारे साथ और उसके सारे बातों को जब हम अपने दोस्त को शेयर करना शुरू किया, यानी दोदा हम बीते हुए काल के बारे में जब अपने दोस्त को बताना शुरू किया, बीते हुए काल के बारे में जब हम चर्चा करना शुरू किया, हेरोडोटस चाचा इसी को तो इतिहास कहते हैं ना। कल दिन जाकर के मैं किसी गर्ल्स के साथ प्यार करूं, अगर वो मेरे गर्ल्स अगर 3 साल 4 साल मेरे साथ रहने के बाद अगर वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं अपने दोस्त को सुनाऊंगा, अरे भाई 4 साल तक रिलेशन था, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं यार, बहुत तकलीफ होता है यार, मैं बहुत दिल से प्यार करता था। जब ये सारे घटना मैं अपने दोस्त को बताता हूं ना हेरोडोटस चाचा, ये भी एक प्रकार का इतिहास है, यानी बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। बोलता है हमारे हेरोडोटस चाचा कि थोड़ा सा एक और एग्जांपल दो ना। मैं कहूंगा पता है हेरोडोटस चाचा 1947 में हमारे देश आजाद हुई है, 1947 से पहले हमारे देश गुलाम था, 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक हमारा देश गुलाम थी। और इसके बारे में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना दादा, ये भी इतिहास है। तब हमारे हेरोडोटस चाचा कहता है बिल्कुल आप बहुत अच्छा डेफिनेशन दिए, और यही डेफिनेशन मेरे लाडला मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा।
आई होप मेरे भाई आपको इतिहास क्या है ये समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इतिहास की तीन मुख्य तत्व होते हैं। इतिहास का तीन मुख्य तत्व होता है रसगुल्ला। पहला तत्व घटना, जिसे हम और आप इवेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा समय। तीसरा हमारा आता है प्रमाण, यानी प्रूफ्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल दूंगा मेरा मेहरारू भाग गए किसी के साथ, बाद में पता चलता है कि मैं शादी ही नहीं किया हूं, तो मेरा मेहरारू भागेगा कैसे, है ना भाई। तो इस चीज को आप ख्याल रखें, क्या कि आपका एक प्रमाण होने चाहिए। क्या होना चाहिए रसगुल्ला, प्रमाण होने चाहिए। तो घटना मतलब क्या, अतीत में कोई घटना घटी हो। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूं कि हमारा देश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। गौर से सुनेगा। तो हमारा कोई दोस्तों घटना घटी हो जिसे हम बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलेंगे सर, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा घटना हो गया भाई। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया कि टाइमिंग भी बताना होगा, तो मैं बोलूंगा भाई कि 1942 में हुआ है। फिर हमसे पूछा जाएगा कि प्रमाण है, कोई लिखित मौखिक या पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब दोस्तों जो पहले जमाने के लोगों के पास आप बोल सकते हैं मेरे भाई कोई लिखित प्रमाण होती थी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पुरातात्विक बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका इतिहास का तीन जो हमारा मुख्य तत्व होता है, घटना, कोई भी घटना, भारत छोड़ो आंदोलन घटना हो गई, समय 1942 में हुआ था, प्रमाण आप किसी भी बुक को उठाकर देखेंगे हिंदुस्तान में दोस्तों वहां पे लिखा होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा भी दिया था, करो या मरो। तो आई होप मेरे भाई कि आपको समझ में आया कि आखिर इतिहास किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि आखिर इतिहास किसे कहते हैं। जीवन में कभी भी कोई पूछे बीच चौराहे पर खड़े होकर के, है ना, इतिहास किसे कहते हैं। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आती है कि आखिर इतिहास क्यों जरूरी है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। हम और आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें क्लास 12 पास करना है, याद रखिएगा, यस या नो। तो हमें और आपको दोस्तों इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या कारण है रसगुल्ला। तो अतीत को समझने के लिए, अतीत मतलब बीते हुए काल को, अतीत जहां जहां मैं अतीत शब्द का इस्तेमाल करूं, याद रखिएगा अतीत का मतलब होता है बीते हुए काल में। याद रखिए दोस्तों, क्या बोलेंगे सर, अतीत मतलब बीता हुआ काल, ठीक है। गौर से सुनेगा। तो बोलेंगे सर कि अतीत को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारा दादा, उनका दादा, मेरा परदादा, उनका दादा, तो हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन जिया, कौन सी सभ्यता फली फूली, यह जानने का अवसर देता है। अतीत को समझने के लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे मेरे दादा, उनके दादा के समय, उनके परदादा के समय कैसी सभ्यताएं थी, कौन सी सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, या स्क्रिट की सभ्यता थी, है ना भाई, या मिस्र की सभ्यता थी। इस सारे चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गलतियों से सीखने के लिए, अगर मेरे दोस्तों हमारे साथ कोई गलती हो चुकी है तो उस गलती से हम सुधार सकते हैं। जैसे मेरा गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई, मैं जो मजाक करता हूं उसको मेरी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा बार बार आप सर क्या इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये इस बात इसलिए कहता हूं क्योंकि दोस्तों समझाने के लिए मैं इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को माइंड में एक ही बार सेटअप हो जाए। तो मेरे भाई मेरे गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई, तो आपको लगता है मैं जिंदगी में किसी के साथ और प्यार करूंगा, तो मैं अपनी गलतियों को क्या करूंगा, सुधार करूंगा। मैंने दिल में हाथ रख कर कहूंगा कि जिंदगी में कसम खाता हूं आज के बाद किसी लड़की की तरफ में इशारा तो दूर की बात मैं आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, ठीक है। तीसरा है सर हमें क्या कि संस्कृति को और परंपरा को जानने के लिए, अच्छा मेरे दादा, उनके दादा, परदादा, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी रीति रिवाज कैसी थी, उनकी भाषा कैसा था, उनका धर्म कैसी थी, वह कैसे रहते थे, ये भी हमें जानने को मौका मिलता है मेरे भाई इतिहास के अंदर में। चौथा है सर देशभक्ति और पहचान के लिए स्वतंत्रता संग्राम वीरों बलिदान जानकर राष्ट्रीय गर्व बढ़ता है। और दोस्तों जब हम अपने देश के अंदर में जो हमारा बड़े बड़े नेताओं ने दोस्तों हमारे देश में अपने जान को कुर्बान किया अपने देश को आज़ादी कराने के लिए, जब उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो हम हमारे देश के प्रति हमारे अंदर में दोस्तों एक क्या होती है भाई, एक गर्व आता है कि अरे भाई हमारे देश में भक्त, क्या बोलेंगे भाई, अरे भाई भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे शख्स ने हमारे देश को आज़ाद कराने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। जब इसके बारे में स्टडी करते हैं तो मेरे दोस्तों फाइनली हमारे अंदर में एक क्या आते भाई, एक हमारे देश के प्रति प्रेम भाव जगता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो निर्णय लेने की क्षमता, शासन, युद्ध, अर्थव्यवस्था के पुराने अनुभव वर्तमान समस्या को हल करने में मदद। अच्छा
1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया था। ओहो हो, 1965 में हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। साला पाकिस्तान से बदला लेंगे, चीन से भी बदला लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमें हल करने का मौका मिलता है। छठा, मानव विकास को समझने के लिए प्राचीन काल से आज तक मानव ने कैसे प्रगति किया। आप सभी को पता होगा अभी धान रोपाई का समय है। इस धान रोपाई के समय में हमारे 2 बैलों को जोत कर हल से खेत को जोता जाता था, लेकिन आज दुनिया इतना विकास हो चुकी है, ट्रैक्टर भिड़ा दे रहा है। ट्रैक्टर के साथ दोस्तों क्या क्या मशीन आ चुकी है। तो ये हमें इतिहास से प्रमाण मिलता है कि पहले कुदाल से खेत को रोपा जाता था, फिर हल से खेत को रोपा गया, फिर मशीन आ गई, तरह तरह की मशीनें आ गई, जो मशीन दोस्तों आसानी से धान को भी रोप सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आखिरकार इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है। इतिहास ये बताती है कि अगर हमारे अंदर में कोई गलती हुआ है तो इस गलती को हम सुधार कर सके। चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, मत सोचिएगा कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले एक शेर सुनाता हूं, सुनेगा कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे रसगुल्ला कि जिस दिन रिजल्ट आएगी ना, अरे औरों के मां बाप कहेगा काश ये बच्चा मेरा होता, काश ये लड़की मेरी होती, तो शायद इस लड़की की मेहनत से हमारा नाम रोशन हो जाता। इस कदर मेहनत कीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी मैंने बताया, अभी क्लास नहीं था, बस हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे, इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, ये हमें दोस्तों प्रमाण मिलता है कि आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। आइए मेरे भाई, आज का पहला क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन मतलब लिखने, कला मतलब आर्टिस्ट, और मतलब और शहरी मतलब शहर में जो रहते हैं, जीवन मतलब शहर में जो जीवन यापन को गुजारते हैं। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात कहा गया है, ठीक है। चलिए भाई, आप सबसे पहले चैप्टर का नाम दोस्तों आपका लेखन कला शहरी जीवन है। इसमें आपको मेसोपोटामिया के बारे में दोस्तों पढ़ना होगा। कॉपी पेन निकाल कर रखिएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना होगा। मेरे दोस्तों, हमारा क्लास 12 में जब आप लोग एंट्री लगाएंगे तो वहां पे एक सभ्यता पढ़ना होगा। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वहां पे आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो यहां पे दोस्तों एक सभ्यता पढ़ना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दोस्तों इराक में स्थित है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया, याद रखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया के बारे में आइए और हम और आप एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा, याद रखिएगा, मैं पूछूंगा क्लास में बाबू कि आखिर कौन सी भाषा, बताना होगा सर यूनानी भाषा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन पे लिखने की कोशिश करें, ठीक है। मेरे क्लास में मुंह उठा के मत बैठ जाइएगा, मेरे क्लास में जब भी आओ कॉपी पेन लेकर बैठो। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से बनकर बना है, जो यूनानी भाषा से लिया गया। एक बोलेंगे सर हमारा मेसोस, क्या बोलेंगे सर? एक बोलेंगे सर हम लोग मेसोस, और एक बोलेंगे हम लोग पोटोमस। मेसो प्लस पोटोमस, क्या बोल रहे सर? सुनेगा, मेसो प्लस पोटोमस 2 शब्दों से मिलकर हमारा बना है मेसोपोटामिया, जो यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया, अगेन फिर से बता रहा हूं, मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटोमस, याद रखिए मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य, यानी हम बोल सकते हैं मध्य का मतलब बीच, याद रखे भाई, मध्य मतलब क्या बोल सकते हैं भाई? बीच। और पोटोमस का अर्थ होता है नदी, याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? पोटोमस का अर्थ होता है हमारा क्या? नदी। यानी अगर मैं आप लोगों से कुल मिला के बात करूं कि मेसोपोटामिया क्या है सर, तो मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। 2 नदी की बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। फिर से कह रहा हूं, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटोमस। मेसो का अर्थ होता है बीच, और पोटोमस का अर्थ होता है क्या? नदी। तो मेसोपोटामिया का कुल अर्थ होता है कि 2 नदी के बीच के भाग को हम और आप मेसोपोटामिया कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है रसगुल्ला, कि सर मेसोपोटामिया कौन सा 2 नदी के किनारे स्थित है। तो आइए दोस्तों कॉपी में लिखिएगा,
सबसे पहले दोस्तों इसे आपको समझाता हूं। मेसोपोटामिया दो नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया तो है भाई दो नदी, याद रखिए दोस्तों, दो नदी से मिलकर बना है भाई। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत डिटेल्स में मैं पढ़ाता हूं मेरा लाडला, याद रखिएगा। इसीलिए कहता हूं कि मेरे दोस्त, क्या पता है, खाली मेरा थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर लेना, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो यूं ही चुटकी में बनेगा, ठीक है। आइए मेरे भाई, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। मेसोपोटामिया दो नदी के बीच में स्थित है। एक नदी का नाम है दोस्तों दजला, एक नदी का हमारा नाम है दोस्तों क्या, फ्रात। याद रखिएगा, ये हमारा देख रहे मेरे भाई दजला नदी बह रहा है भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा दजला नदी बह रहा है। एक हमारा दोस्तों क्या बोलेंगे सर, हमारा फ्रात नदी बह रहा है भाई। क्या बोलेंगे सर, एक हमारा, अभी सिर्फ मैपिंग को देखिए, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैप को देखना है, ठीक है, याद नहीं करना है भाई, एकदम रट्टा वगैरह मत लगाइए इस जीवन में कभी भी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा क्या बह रहा है भाई, ये हमारा दजला है ना भाई, ये हमारा दजला नदी बह रहा है, और ये हमारा जो बह रहा है दोस्तों, ये आपका फ्रात नदी बह रही है भाई, ठीक है भाई। ये तो हमारा नदी बह रहा है, और इसी के बीच के भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। जो आपको दिख रहा होगा, आपको चित्र में दिख रहा होगा दोस्तों, याद रखिए, जो मैं ब्लैक कलर का घेर रहा हूं ना, इसको देखिए दोस्तों, इसको इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेसोपोटामिया। जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं भाई क्या, मेसोपोटामिया। इन्हीं दो नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। यानी मेरे दोस्तों, हमारा जो मेसोपोटामिया है, ये दो नदी के बीच के भाग के। अब दोस्तों ये दो नदी जो बह रहा है भाई, याद रखिए, ये जो दो नदी मेरे भाई, गौर से देखिएगा, ये जो हमारा दोनों नदी बह रहा है भाई, गौर से देखिएगा, ये जो दोनों नदियां हैं हमारा, ये दोस्तों बह करके क्या होता है भाई, कि एक दिन ना एक दिन दोस्तों कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे। यस नो भाई, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे। यस नो भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल कहीं ना कहीं जाकर के ये लोग मिलेंगे। और फाइनली दोस्तों ये हमारा अरब सागर फारस की खाड़ी में, याद रखे भाई, फारस की खाड़ी में, कहां पे रसगुल्ला, फारस की खाड़ी में गिरते हैं भाई। कहां पे गिरते हैं, याद रखिए, गिरते हैं भाई कहां पे, फारस की खाड़ी में। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, कहां पे गिरता है रसगुल्ला, फारस की खाड़ी में। आपसे पूछा जाएगा कि दजला और फ्रात नदी का जहां मिलन बिंदु होती है, उस मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है, फारस की खाड़ी। दोनों ही नदी कॉपी में लिखेगा, याद रखिएगा, कॉपी में लिखे, मजाक मत बनाए मेरे क्लास को। हर एक पॉइंट हमारे क्लास में इंपॉर्टेंट होते हैं रसगुल्ला, इसलिए मेरे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चनों को कॉपी पे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। तो बताएंगे सर, हमारा दजला और फ्रात जो नदियां हैं दोस्तों, ये दजला और फ्रात नदी तो है दोस्तों, वो हमारे फारस के खाड़े में गिरता है। कहां पे, फारस के खाड़े में गिरता है भाई। कॉपी में लिख लिए, दो नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया, और दो नदी क्या है भाई, एक नदी का नाम है हमारा दजला, एक नदी का नाम है फारात। तो मैपिंग के माध्यम से आई होप मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सच में सर हम लोगों को समझ में आ गया है सर। आइए अब बात करें दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का फाउंडेशन क्लासेस। और इस क्लास के अंदर में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे दोस्तों एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस कवर करवाएंगे। और इस क्लास में आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस साल का हमारा एग्जाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जाम की तरह आपका एग्जाम होगा क्लास 11 में। और मेरे भाई आप लोगों को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को सारा एग्जाम से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों यहां पे आप लोगों को वीकली टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए मेरे भाई मुलाकात करते हैं क्लास में। अभी दो नदी में दिखाया भाई आप लोगों को, मैं आप लोगों को दो नदियां दिखाएं। यस या नो, आप कहेंगे सर हाँ। तो मेरे भाई जो फारात नदी है ना भाई, इसकी लंबाई की हम लोग बात करें ये 2800 किलोमीटर है, और दजला नदी की बात करें तो हमारा 1900 किलोमीटर में। आप समझ सकते मेरे भाई कितनी लंबी मेरे भाई डिस्टेंस है। हम लोग 10 किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं, ये 100 किलोमीटर जाते हैं कहीं पे, तो हमारा कमर दर्द होने लगता है। हमारा जो कमर है दोस्तों वो दर्द होने लगता है। आप सोच मेरे भाई 1900 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, इतनी लंबिया नदियां हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। तो फरात नदी 2800 किलोमीटर में है, और दजला नदी दोस्तों हमारा 1900 किलोमीटर में फैली हुई है। दो नदी तुर्की से निकलकर सीरिया और इराक से बहती हुई तथा फारस की खाड़ी में गिरती है। मैंने अभी आपको कहा, थोड़ा सा मेरे भाई नजर दौड़ा है मेरे भाई, है ना भाई,
थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा, प्लीज गौर करेंगे मेरे बातों को। ये हमारा देखिए भाई दजला नदी बह रहा है भाई, क्या बोलेंगे सर? ये हमारा दजला नदी बह रहा है। ये हमारा देखिए मेरे भाई फारस नदी बह रहा है भाई, सॉरी भाई फरात नदी बह रहा है भाई। ये हमारा दजला नदी बह रहा है, ये हमारा फारत नदी बह रहा है। गौर से देखिएगा मेरे भाई, मैं जो बता रहा हूं प्लीज गौर से सुनिएगा। ये कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा मेरे भाई, इस मिलन बिंदु को ही तो हम लोग बोलते हैं भाई क्या? फारस की खाड़ी। क्या बोलेंगे सर? ए रसगुल्ला, फारस की खाड़ी, याद रखिएगा मेरे भाई, भूलेगा नहीं। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारा फारस की खाड़ी है, जहां पे आकर के दोनों नदियां दजला और फरात नदी, फरात नदी, दजला और फरात नदी जो आकर के मेरे दोस्तों मिल रहा है फारस की खाड़ी में, तो जाहिर सी बात है रसगुल्ला कि ये नदियां कहीं ना कहीं दोस्तों आपस में मिले होंगे, फिर जाकर ये डिफरेंट हुआ होगा और फिर जाकर के दोस्तों फारस के खाड़ी में गिर रहा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं कहेंगे सर? तो मेरे दोस्तों ये दोनों नदियां कहां से निकलती है? अरे लाडला, तुर्की से। कहां से? बोलेंगे सर तुर्की से निकलकर सीरिया होके इराक से बहती हुई फारस के खाड़ी में जाकर गिरती है। मोहब्बत की हदों से हम चलो आगे निकल जाए। समझ में आया बाबू? मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ और है मेरे लाडला। हाँ, हमारे स्टडी कराने के जो लेवल है, तरीका है, ये पूरे यूट्यूब पे सबसे अलग है। एक बार जाकर के देखिएगा, समझ गए? तो आपसे कल दिन जाकर पूछेगा कि हमारा जो फरात और दजला जो नदियां हैं वो कहां से निकलती है? तुर्की से। तुर्की से निकलकर सीरिया से गुजरते हुए, इराक से गुजरते हुए ये फारस के खाड़ी में गिरता है। कहां पे? फारस के खाड़ी में गिरता है। मैं कल पूछूंगा, नहीं बताया ना, सबको उठा के खिड़की के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है? कहां भाई? दजला नदी, फरात नदी की लंबाई 2800 और दजला नदी की लंबाई 1900। याद रखे भाई, समझ गए? चलिए सर, अब मेरे भाई थोड़ा सा इसे आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। जिनको नहीं लिखना होगा, मतलब सॉरी नहीं लिखा होगा, तो आप बताइएगा सर नहीं लिखा हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा, इसको भी गारंटी देता हूं, ठीक है? इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं भाई? तो बोलेंगे सर हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं। दो नदी क्या है भाई? मैंने आप लोगों को ग्रीन कलर दिखाया दोस्तों, देखिए ये जो येलो कलर नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ब्लैक ही कर देता भाई। चलो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का पूरा हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मेसोपोटामिया बोलते हैं। दोनों तरफ पिंक कलर का जो नदियां बह रही है, दजला और फरात नदी बह रही है, और दजला और फरात नदी के किनारे दोस्तों हमारा मेसोपोटामिया जो है बसा हुआ है, ठीक है? कॉपी में लिखिएगा जो मैं कह रहा हूं भाई, मोहब्बत से लिखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं। मेसोपोटामिया दजला नदी और फरात नदी के बीच में स्थित है। अभी बताएं सर, याद रखिएगा दजला नदी और फरात नदी के बीच में स्थित है। क्या बोलेंगे सर? दजला। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दजला नदी को क्या बोलते हैं भाई? टिग्रिस। लिख लीजिए कॉपी में, दजला नदी को क्या बोलते हैं सर? टिग्रिस। ए लाडला, लिखिए ना भाई, दजला नदी को क्या बोलते हैं रसगुल्ला? टिग्रिस। और फरात नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारा यूफ्रेटा। कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। दजला नदी को हम लोग बोलते हैं टिग्रिस, है ना भाई, और फरात नदी को बोलते हैं हमारा यूफ्रेट्स। याद रखिए, लिख लिए। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से ही होती है। बहुत सारे इतिहासकार हैं, क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत सारे इतिहासकार आए और सारे इतिहासकार आकर के हमारे मेसोपोटामिया को बताते हैं कि हमारे इस धरती का पहला ऐसा सभ्यता है जिस सभ्यता में मानव की शहरी जीवन की शुरुआत हुई है। शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुई थी? मेसोपोटामिया में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपका विद्वान कह रहा है। जो आपका बड़का बड़का सा विद्वान है ना, वो विद्वान कह रहा है। याद रखिएगा भाई, ठीक है? मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक का हिस्सा है। कभी क्वेश्चन आएगा भाई कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे सर वर्तमान में इराक का हिस्सा है। कॉपी में लिख लीजिएगा कि मेसोपोटामिया अभी हमारा कहाँ का हिस्सा है भाई? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया हमारा इराक का हिस्सा है। कहाँ का? इराक का हिस्सा है। उम्मीद करें मेरे भाई कि यहां तक सबको टुकु टुकु समझ में आ गया होगा सर, है ना? ठीक है, उम्मीद करते मेरे भाई कि टुकु टुकु आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कर दिया संदीप, जाकर के देखिए मेरे भाई, ठीक है? ठीक है ना? और ये जो मैपिंग के माध्यम से बताता हूं ना, तो हमें बड़ी मजा आता है भाई, क्योंकि बच्चों को दिमाग में फिट करने की जो कला है ना, ये भगवान ने हमारे अंदर में कूट कूट के भरा है।
भगवान ने हमें हमारे अंदर में कुट कुट के भर दिया है मेरे भाई, सच बताऊं। मतलब कोई भी टॉपिक को भाई इतना रोमांटिक तरीके से बताना, क्या मेरे भाई सच में आप लोगों को नहीं समझ में आया? इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है, मेसोपोटामिया किससे किससे निकल करके कहाँ जाकर मिल रही है, किन दो शहरों, किन दो देशों को पार करके जा रही है, क्या नहीं समझ में आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते भाई, अब आते हैं दोस्तों, हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम और आप पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया की हम और आप सभ्यता पढ़ रहे हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता पढ़ रहे हैं कोई कारण होगा ना भाई, तभी तो पढ़ रहे हैं ना, कोई कारण होगी तभी तो हम और आप स्टडी कर रहे हैं ना, नहीं तो क्यों करते भाई, क्या जरूरत पड़ा? आपके घर के बारे में कोई पढ़ रहा है, हमारे घर के बारे में कोई पढ़ रहा है, हमारे घर की तो दूर की बात हमारे गांव के बारे में कोई पढ़ रहा है, नहीं, क्यों? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता आखिर किस लिए प्रसिद्ध था? तो बताएंगे सर, मेसोपोटामिया की जो हमारा सभ्यता है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र नदियों के बीच स्थित होने के कारण कृषि और व्यापार के लिए विकसित हुआ है। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। आज के बाद मैं आपको जब जब मेरे दोस्तों स्टडी कराऊंगा क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक, तो आप लोग याद रखेंगे ये बात। जब भी कोई शहर, गौर से सुनेगा, जब भी कोई शहर नदी के किनारे बसे होते हैं तो वहां के मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होता है, वहां पे फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सर ऐसा क्यों होता है? तो मेरे भाई, नदी में जब बाढ़ आती है, नदी में जब बरसात के मौसम आते हैं, तो वो मेरे भाई एक क्षेत्र के मिट्टी को दूसरे क्षेत्र में ला करके खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों, नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाया जाता है, नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाए जाते हैं, ये मिट्टी में काफी उपजाऊ होती है, जिससे लोग दोस्तों फसल का उत्पादन भर भर के करते हैं। साथ ही साथ फसल को उत्पादन करने के लिए सिंचाई व्यवस्था भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। तो उस एरिया में दोस्तों दजला और फरात नदी के पानी से वो उस इलाके में सिंचाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण से कभी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में कि दो नदी के या नदी के किनारे में जो शहर बसे होते हैं, वो शहर के किनारे जो मिट्टी होती है वह काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होता है? क्योंकि नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाए जाते हैं, उस मिट्टी में उर्वरक क्षमता अधिक होता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते भाई। तो क्यों जरूरी है सर, इंपॉर्टेंट बात है। तो बताएंगे सर, मेसोपोटामिया से प्राचीन शहरों का विकास हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, प्राचीन काल के बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, उस समय कोई ट्रेन नहीं था, तो था क्या सर, उस समय सिर्फ और सिर्फ व्यापार होते थे हमारे समुद्री जहाज से। उस समय व्यापार होता था सिर्फ और सिर्फ हमारे समुद्री नाव से। और मेरे दोस्तों, जब कोई शहर समुद्र के किनारे बसे होते, नदी के किनारे बसे होते, तो वहाँ पे आसानी से लोग वहाँ सामान को उपजाऊ करके अपने सामानों को देश विदेश में भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनके पास क्या है, नदी है, और उस नदी से, एक नदी से दूसरी नदी आसानी से हम लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में प्राचीन शहरों का विकास हुआ, जो आगे महत्वपूर्ण संस्कृति का केंद्र बन गया। यह सभ्यता और विज्ञान का विकास हुई, विशाल और समृद्ध साहित्य का भी रचना हुआ। और यहाँ पे दोस्तों हमारा विज्ञान का भी विकास हुआ। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम लोगों का दोस्तों साइंस का भी दोस्तों क्या हुआ भाई, साइंस का भी दोस्तों क्या हुआ, इजाद हुआ, विकास हुई, है ना भाई। और हमारा विशाल समृद्ध साहित्य का भी दोस्तों कुछ रचनाएं भी, है ना, अभिलेखों और लेखन का प्रथम प्रयोग इस सभ्यता में हुआ। गणित और खगोल विद्या ये का यही देन है। आज जो हम और आप गणित पढ़ते हैं, या दोस्तों हम और आप जो आज पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ये किसका देन है? गणित और हमारा खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो बताएंगे दोस्तों ये हमारा मेसोपोटामिया के देन है। किसकी देन है भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा मेसोपोटामिया के देन है। यहाँ तक समझ गए हैं? तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिल करके यस का सिंबल दबाइए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्या, मेसोपोटामिया की भाषा क्या थी। कॉपी में लिखिएगा, मेसोपोटामिया की भाषा कैसी थी, कॉपी में लिखिएगा भाई। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट यहीं से क्वेश्चन आएगा, उठा उठा के पटकेगा, और अगर आप नहीं रोक पाए तो आपको ही उठा के पटक देगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन, याद रखिएगा, सुमेरियन भाषा थी। इसे लगभग 3000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया, यानी आज अगर हम बात करें इराक में बोला जाता था।
याद रखिए दोस्तों, हमारा मेसोपोटामिया की भाषा क्या था मेरे भाई पहले, तो लिखेंगे मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा। लिखिएगा कॉपी में, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा थी, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया यानी इराक में बोला जाता था। फिर दुनिया विकास किए और हमारा 2400 ईसा पूर्व में के आसपास एकादीन भाषा बोली जाने लगी। 3000 ईसा पूर्व की बात करें तो दोस्तों हमारा सुमेरियन भाषा, और अगर 2400 ईसा पूर्व की बात करें तो मेरे दोस्तों एकादियन भाषा। और मैं कल आपको समझाऊंगा कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, मतलब एडी और बीसी क्या है, यानी ईसा पूर्व और ईसी क्या है, मैं कल समझाऊंगा, ठीक है, नो टेंशन। यह उत्तरी मेसोपोटामिया, आधुनिक उत्तरी इराक और सारिया के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं, देखो भाई, मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में, प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेरे मैप पे गौर करें। मेसोपोटामिया के अगर दक्षिण भाग की बात करें, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। मेसोपोटामिया के अगर इस इलाके की बात करें भाई, ठीक है, मेसोपोटामिया की अगर हम लोग इस इलाके की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो यहाँ पे सुमेरियन भाषा, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की अगर हम लोग दक्षिण भाग की बात करें कि दक्षिण भाग के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो बोलेंगे सर हमारा सुमेरियन भाषा। अगर यहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते कि हमारा मेसोपोटामिया के उत्तरी जगह पे, उत्तरी मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोलेंगे सर अकदियन भाषा। कौन सी भाषा, तो सर हम और आप बोलेंगे सर अकदियन भाषा। तो इस चीज को ख्याल रखिएगा, दक्षिण में तो बताएंगे सर दक्षिण में हमारा सुमेरियन भाषा और उत्तर में क्या भाई, अकदियन भाषा, ठीक है। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को तगड़ा तरीके से समझ में आ गया होगा। मेसोपोटामिया मेरे दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो हमारा मेसोपोटामिया की भाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मेसोपोटामिया की हमारी भाषा क्या थी। 1400 बीसी के आसपास आरामाइक भाषा बोली गई। आप लोग कॉपी में लिखिएगा कि 1400 बीसी के आसपास, कॉपी में लिखिएगा सबको मिल करके, कितना बीसी के आसपास मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हम लोग 1400 बीसी के आसपास। प्लीज सब लोग अपने कॉपी में लिखिएगा 1400 बीसी के आसपास आरामाइक भाषा बोले जाने लगी। आरामाइक भाषा हिब्रू से मिली जुली थी, हिब्रू भाषा से मिली जुली थी। याद रखिएगा, जो हमारा 3000 ईसा पूर्व की बात करें तो हमारा सुमेरियन भाषा, 24 ईसा पूर्व की बात करें अकादियन भाषा, और दोस्तों अगर 1400 ईसा पूर्व की बात करें तो मेसोपोटामिया में मेरे दोस्तों आरामाइक भाषा बोली जाती है। संपूर्ण मेसोपोटामिया में हमारा आरामाइक भाषा बोली जाती थी। और आरामाइक भाषा दोस्तों कहां से निकला है, हिब्रू भाषा से निकला है। कहां से, आरामाइक भाषा कहां से निकला है रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर हमारा हिब्रू भाषा से निकला है। हिब्रू भाषा से बिल्कुल मिलती जुलती है हमारा आरामाइक भाषा। आई होप मेरे भाई यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप सभी को इतने सारे पॉइंट एक एक करके जो मैं समझाया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, याद रखिएगा मेसोपोटामिया की थोड़ा भौगोलिक स्थिति के बारे में जिक्र करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान समय में इराक के गणराज्य का हिस्सा है। मैंने अभी आपको कहा अगर वर्तमान समय में अगर कोई टीचर आपसे पूछे कि कहाँ स्थित है मेसोपोटामिया, तो बोलेंगे सर इराक में स्थित है। कभी मत बोलिएगा ईरान में है, इराक में है, ठीक है, ये हिस्सा है। इराक का भौगोलिक विविधता से भरा है। जो हमारे इराक है ना भाई, इराक एक ऐसी देश है दोस्तों जो भौगोलिक विविधता, अब विविधता मतलब क्या है तो बताएंगे सर अलग अलग पशु पक्षी, अलग अलग चिड़िया, अलग अलग दोस्तों जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे, उसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, अलग अलग वातावरण, उसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। मतलब पूरी तरह से जैव विविधता से हमारा जो इराक है वो पूरी तरह से क्या है भरा हुआ है, ठीक है। इसके शहरीकृत मतलब शहरीकरण, इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अगदन कहा जाता था। अगर दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो सुमेर और अगदन कहा जाता था। बाद में इस भाग में बेबीलोन का प्रभाव बढ़ा तो इसे बेबीलोनिया भी कहा जाता है। और दोस्तों मेसोपोटामिया को हम लोग बेबीलोनिया का सभ्यता भी बोलते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। गौर से सुनेगा, जब मैं क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना भाई हड़प्पा सभ्यता, तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसमें जिक्र नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया जो हमारा सभ्यता है ना भाई, इस मेसोपोटामिया सभ्यता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम और आप बोलेंगे क्या, बेबीलोन की सभ्यता। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर हम पूरा का पूरा बेबीलोनिया की सभ्यता के नाम से जानेंगे, ठीक है सर। इसके उत्तर भाग को आसरिया कब्जा होने के बाद आसरिया कहा जाने लगा। और दोस्तों क्या होता है भाई, इसका उत्तर भाग, गौर से देखिए मेरे भाई, ठीक है, नदी कहाँ मेरा भाई,
इसका उत्तर भाग में, मतलब एक नहीं भाई आपको मैं पिक्चर बना के दिखा इस प्रकार का, जो हमारा दजला फरात नदी बह रहा है, इस बीच में हमारा मेसोपोटामिया है। तो मेरे दोस्तों इसकी जो उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग, तो इसमें आस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था। इसके उत्तरी भाग में आस्ट्रिया ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, ठीक है, इसलिए इसको आस्ट्रिया भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में उरुक और मारी जैसी शहर प्रसिद्ध थे। और दोस्तों जैसे हमारा भारत में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, उनको पता नहीं कि किधर है, लेकिन बच्चा बच्चा को पता है। इसी तरह से मेसोपोटामिया में 3 गो शहर जो थे ना वो काफी प्रसिद्ध था। एक हमारा उर सभ्यता, एक हमारा उर शहर, एक हमारा उरुक और एक हमारा मारी। 3 गो जो हमारा शहर थे भाई, ये काफी चर्चित में था हमारा, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। पूर्वी भाग, पूर्वी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम लोग पूर्वी भाग की बात करें, पूर्वी भाग मतलब मेसोपोटामिया, प्लीज थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। मेसोपोटामिया की अगर हम लोग इस तरह से नदियां बह रही है, ठीक है, यहीं पे मैं बता के दिखाता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमारा मान के चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा तुर्की से निकलकर, सारिया से निकल करके दोस्तों ये इस तरह से फारस के खाड़े में गिर रहा है। गौर से देखिएगा, क्या बोलेंगे सर, इस तरह से हमारा फारस के खाड़े में गिर रहा है, गौर से सुनिएगा। तो पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर की भाग की बात करें, पूर्वी उत्तर है ना भाई, तो पूर्वी ये हमारा पूर्वी हो गया, ये हमारा उत्तर, मतलब इस इलाके की अगर हम लोग बात करें, इस इलाके की अगर हम लोग बात कर ले मेरे भाई, गौर से सुनेगा, इस इलाके की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हरे भरे मैदान, यहाँ वृक्ष से ढकी पर्वत श्रृंखला और यहाँ स्वच्छ झरने उपलब्ध थे। मतलब दोस्तों आप पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर एरिया था हमारा, कहाँ पे, तो पूर्वी उत्तर मेसोपोटामिया, पूर्वी उत्तर मेसोपोटामिया बहुत 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 सुंदर थी मेरे भाई। यहाँ पे झरने थे, यहाँ पे पेड़ पर्वत थे, जहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से मैदानी इलाका था। यहाँ जंगली फूल और अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। और हमारा जो दोस्तों हमारा ये भाग जो थी ना भाई, हमारा पूर्वी उत्तर भाग मेसोपोटामिया का जो हमारा पूर्वी उत्तर भाग है, इस मेसोपोटामिया के पूर्वी उत्तरी भाग में मेरे दोस्तों बारिश होती थी, जिस बारिश से लोग जो है ना फसल को उत्पादन करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 7,000 से लेकर के 6,000 बीसी के बीच खेती शुरू हुई, और ऐसा प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे हमारा 7,000 बीसी से लेकर के दोस्तों 6,000 बीसी तक, याद रखिए कितना, 7,000 बीसी से लेकर के दोस्तों 6,000 बीसी के बीच में क्या होने लगा, तो बोलेंगे सर हमारा खेती शुरू होने लगा। क्या बोलेंगे सर, हमारा खेती शुरू होने लगा। मतलब दोस्तों लोग जो है खेतों में धान लगाना शुरू करना चाहा, तो दोस्तों फाइनली उन्होंने खेती की शुरुआत जो किया था मेसोपोटामिया में ही किया था भाई, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग उत्तरी भारत की बात करें, उत्तर भाग की बात करें, ये प्रॉपर तरीके से दोस्तों याद रखिए, मेसोपोटामिया की नदी बह रही है, ये जो प्रॉपर तरीके से हमारा उत्तर भारत है, गौर से सुनेंगे मेरे भाई, ये जो प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं भाई, इसको हम लोग पूरा का पूरा बोलते हैं उत्तर भारत, ठीक है, गौर से सुनेंगे, उत्तर भारत नहीं मतलब उत्तरी एरिया, ठीक है ना भाई। तो उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तर में ऊंचे भूमि स्टेपी घास का मैदान था। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी घास का मैदान था, कॉपी में लिख लीजिएगा स्टेपी, कॉपी में लिख लीजिएगा कि उत्तरी भाग में, कौन से उत्तरी भाग में, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में कौन सी घास का मैदान था, तो बोलेंगे सर स्टेपी। याद रखिए दोस्तों स्टेपी घास का मैदान था दोस्तों, कहां पे, तो बताएंगे सर हमारा उत्तरी मेसोपोटामिया में। यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। और दोस्तों जब घास के मैदान है, जब यहाँ पे घास का मैदान है तो लोग आसानी से मेरे भाई, अगर यहाँ पे घास की मैदान होगी तो लोग जो है यहाँ पे आसानी से पशुओं का भरण पोषण कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा घास उपलब्ध हो जाते थे। और दोस्तों जैसे ही हमारा यहाँ पे सर्दी हुई, बारिश हुआ, और इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे चारागाह ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, जिससे हम और आप क्या करते हैं भाई, हम और आप नहीं, हमारा मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पे गाय भैंस को चराया करते थे। की बुझल पा रही रे बहन, आशा करियो ना रे दादा हमर दीदी, तो नहीं हमारे बतवा बुझल पा रही, सच कहिया बहन, बड़ी पाप लागतो, तोहनी झूठ कहबी ना दादा, तोहनी के पाप लागतो, बुझल पा रही हमारे बतवा, तोहनी के खातिर जो हम इतना मेहनत करयो, तोहनी के बुझाओ कि ना रे, हमनी के मेहनत बहुत मेहनत करयो दादा, तोहनियों के मेहनत करल बतो, तब हम तोहनी के साथ साथ रहबो। अगर तोहनी मेहनत ना करबी ना बाबू, हम तोहनी के साथ काहे रहबो रे भाई, बताओ। मेहनत करिए दादा, पूरी दुनिया आपके कदमों में आकर झुक जाएगी जिस दिन आप सच्चा मेहनत करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं पूर्वी इलाका। अभी मेरे भाई मेसोपोटामिया में ये जो है ना भाई, ये जो हमारा तुर्की से निकल करके दोस्तों जो बिहार है, ये पूर्वी भाग की बात करें, मतलब इस एरिया के अगर हम लोग भाग करें, ठीक है, इस एरिया की बात करें, पूर्वी
पूर्वी एरिया की अगर हम लोग बात करें भाई, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, पूर्वी इलाके की बात करें। शाइस्ता जोल्हाटी से है क्या, याद रखिए क्या बोलेंगे सर, हमारा पूर्वी इलाके से बात करते भाई, ठीक है ना। सुनिएगा, तो दजला और उसकी सहायक नदी ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। पूर्वी इलाके में दोस्तों हमारे क्या था, ईरान की तरफ जाने के लिए एक अच्छा साधन था भाई। क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे ईरान के लिए ईरान कोई जाना चाहते दोस्तों, ईरान, इराक नहीं, मैंने कहा ईरान क्या, अगर ईरान किसी को जाना है, इराक से ईरान की ओर जाना है या मेसोपोटामिया से ईरान की ओर जाना है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा साधन था परिवहन का, आप आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। दक्षिण भाग की बात करें ना मेरे शेर सरनियों, तो दक्षिण भारत, यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है भाई, तो बोलेंगे सर हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भाग रेगिस्तान था। याद रखें दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया के वो कौन सा भाग है जो प्रॉपर तरीके से रेगिस्तान था, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा भाई, हमारा दक्षिण भाग रेगिस्तान था। यहीं पर सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ, और यहीं पे दोस्तों सबसे पहले शहरी का उत्पन्न हुआ, शहरी सभ्यता का उत्पन्न हुई हमारा दक्षिण मेसोपोटामिया में। यहीं पे दोस्तों लिखने की परंपरा, लेखन प्रणाली, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, टॉपिक का नाम लेखन परंपरा, लेखन प्रणाली है ना भाई, तो लेखन प्रणाली और शहरी जीवन, लेखन प्रणाली और शहरी जीवन जो टॉपिक का नाम है, वो दोस्तों हमारा दक्षिण भारत से प्रभावित हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ मेरे भाई, बोलेंगे सर दक्षिण भारत से प्राप्त हुई। याद रखिए भाई, कहां से, दक्षिण भारत से। यह मेरे भाई क्या था, उपजाऊ भूमि थी, और दोस्तों हमारा जो रेगिस्तान होने के बावजूद भी दोस्तों ये भूमि क्या था, उपजाऊ थी। आई होप मेरे भाई कि समझ में आ गया कि आखिर टॉपिक का नाम कौन सा भाग से पढ़ा है मेसोपोटामिया का, तो लेखन प्रणाली और शहरी जीवन की जो उद्भव हुआ है वो हमारा दक्षिण भाग से हुई, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी का स्रोत, आखिर मेसोपोटामिया में क्या क्या खोज हुआ, मेसोपोटामिया के अंदर में क्या क्या खोज हुई, इसके बारे में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे भाई, पूरा डिटेल्स में दोस्तों हम और आप क्या करेंगे भाई, आइए हम और आप मिल करके एक एक करके चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप लोगों का था लेक्चर नंबर 1, कैसा लगा देखकर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 2 भी देखना चाहते हैं तो फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से कमेंट करें, मैं वीडियो को कंटिन्यू बताने का प्रयास करूंगा।